नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। ...2023 में सस्ती रहेगी आम आदमी की थाली, अनाज से भर जाएगा देश का भंडार, खुशी दे रहे उत्पादन और सप्लाई के आंकड़े। वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे का नया प्लान। शिमला के रिज मैदान पर प्रतिमाओं की सारी, अब 6 बार सीएम बने वीरभद्र की बारी। प्रचंड सर्दी में बेटे ने बूढ़ी मां को घर से निकाला, फिर पुलिस ने किया ऐसा काम, मिल रही खूब वाहवाही। पुलिस ने 20 साल बाद एसिड अटैक मामले में दर्ज किया केस। सीसीटीवी खराब, नावजा अलार्म, एसबीआई को एटीएम काट कर 20 लाख रुपए का भराया कैश बॉक्स में। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को धूप खिली है, जबकि मैदानी इलाकों में जमकर कोहरा पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन के लिए बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। इससे पहले रविवार रात और सोमवार दोपहर को लाहौल समेत ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी हुई थी। जिला ऊना में पिछले 1 सप्ताह से धुंध अपना रुद्र रूप दिखा रही है और दोपहर 1 बजे के बाद ही लोगों को सूर्य देव के दर्शन हो पा रहे हैं। मंगलवार को भी धुंध और कोहरे से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, वहीं धुंध का सीधा असर ट्रेनों पर भी पड़ा। मंगलवार को भी वंदे भारत सहित 6 ट्रेनों ऊना रेलवे स्टेशन पर अपने निर्धारित समय से काफी देरी तक पहुंची और कोहरे और धुंध से जिला ऊना में पारा भी लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा आने वाले 1-2 दिन बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद ही धुंध से राहत मिलने के उम्मीद दिखाई पड़ रही है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के दोनों मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका फरार है। पुलिस इन दोनों पेपर माफियाओं तक तो 15 दिन में नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब इनके घर पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। जेडीए ने अतिक्रमण बताए एक पेपर माफिया के घर को 48 घंटों में गिराने का नोटिस चिपका दिया है। वहीं हालांकि सोमवार को जयपुर में संचालित अधिगमन कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन दोनों पेपर माफिया इस बिल्डिंग में किराए से कोचिंग चला रहे थे। इस बिल्डिंग का मालिक कोई और था। पेपर माफियाओं पर कार्रवाई के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम मंगलवार को जयपुर के अजमेर रोड पहुंची। वहां के पास कॉलोनी रजनी बिहार में बनी पेपर माफिया भूपेंद्र सारण के घर पे पेमसाई कर इसे अवैध बताते हुए तोड़ने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वहीं नोटिस में 48 घंटे में खुद नहीं तोड़ने पर डीजे ने तोड़ने की चेतावनी दे दी है। डीजे का कहना है कि इस घर में बिना इजाजत के 2 मंजिल बनाई गई थी, सेट वक्त तक नहीं छोड़ा गया, इसलिए इसे तोड़ा जाएगा। कुछ दिन पहले ही सारण के इसी घर पर पुलिस ने छापेमारी कर करीब 12 बोरों में देश के कई यूनिवर्सिटीज की जाली डिग्रियां भी बरामद की थी। पुलिस ने सारण की पत्नी और गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया था। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण जयपुर में जिस अधिगम कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहे थे, जेडीए ने सोमवार को ही बुलडोजर से वो ढांचा ही गिरा दिया, लेकिन उसका मालिक अनिल अग्रवाल नाम का दूसरा शख्स था
और दोनों पेपर माफिया भी फरार हैं। जेडी ने सफाई दी है कि बिल्डिंग अवैध थी, हालांकि हटाने की वजह नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को ही बताया जा रहा है। झारखंड में अपराधियों ने बीजेपी के एक नेता पर जानलेवा हमला किया है। घटना गुमला जिले का ही है, जहां एक पलकोट निवासी भाजपा नेता सुमित केसरी पर अज्ञात अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया। सुमित केसरी को गोली मार दी गई, वही हथियारों सहित पत्थर से भी सिर पर वार किया गया। बताया जाता है कि गोली सुमित के पैर पर लगी। इसके बाद ही अपराधियों ने बड़ी बेरहमी से किसी हथियार से और पत्थर से सिर पर हमला कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पलकोचा थाना प्रभारी अनिल अलंजा बल के साथ मौके पर पहुंचे और आनन फानन में सुमित को इलाज हेतु सदर अस्पताल लाया गया। गंभीर स्थिति में उनकी रांची रेफर कर दिया गया उन्हें, और थाना प्रभारी अनिल लिंडा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे घटनाक्रम का स्पष्ट खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन सूचना के अनुसार सुमित केसरी अपने भतीजे के साथ ईंट भट्टा की ओर गया था, जहां से लौटने के क्रम में ये हमला हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में सोमवार देर रात को डॉक्टर अतुल अरोड़ा के आवास पर लूटपाट के इरादे से घुसे 4 बदमाशों ने नगर की जानी मानी गायनी डॉक्टर बनीता अरोड़ा की हत्या कर दी। डॉक्टर बनीता अरोड़ा और डॉक्टर अतुल अरोड़ा का सेक्टर 13 में ही अपना निजी क्लिनिक है। डॉक्टर बनीता अरोड़ा शौकिया केक भी बनाती थी और लुटेरे केक बनवाने की बात कहकर घर पर घुस गए। घर में घुसते ही उन्होंने घर के सदस्यों व नौकरों को एक कमरे में बंद कर दिया और लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला डॉक्टर द्वारा विरोध करने पर उससे सिर पर चोट मार दिया गया और डॉक्टर की हत्या कर दी गई। लुटेरे घर से ज्वेलर और मोबाइल भी साथ पर ले गए। डॉक्टर अतुल अरोड़ा ने दीवार फांद कर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोपिया, उपाध्यक्ष दलवल सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने कहा मौके पर पहुंचे कि साक्ष्य जुटा रहे हैं वो अभी, और उधर सीसीटीवी फुटेज में 4 लोग घर से निकलते दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक के हाथ में बैग भी है। ये सभी एक शिफ्ट काम के घर से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे भोपालग्रस्त हादसे के पीड़ितों को अब तक नहीं मिले मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस हादसे को करीब 39 साल बीत गए हैं, लेकिन पीड़ितों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। गैस त्रासदी के शिकार लोगों के परिजनों को अब तक मुआवजा नहीं दिए जाने के मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा मुआवजे के लिए 50 करोड़ का फंड जैसे तैसे हो लेकिन जमा करें। इसका ये मतलब है कि पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में दलीलें देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वेलफेयर कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट की योजना के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जवाब पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि फिर पैसा क्यों नहीं बांटा गया। अभी इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फैसला आना भी बाकी है। महंगाई के बीच आम आदमी के लिए राहत की खबर आई है। देश में रिकॉर्ड उत्पादन और सप्लाई बढ़ने से देश में गेहूं और चावल के भाव आने वाले दिनों में स्थिर रहेंगे, यानी लोगों को सस्ते दाम पर अनाज मिलेगा। मौजूदा फसल वर्ष में भारत को गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 112 मिलियन टन छूने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% की वृद्धि दिखाता है। मौसम की अनुकूल स्थिति, बढ़ता रुकवा और जलवायु की बुआई के कारण प्रोडक्शन बढ़ा है। इसके अलावा सरकार चावल के कुछ निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है, क्योंकि घरेलू कीमतें स्थिर है
इस बीच फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने अनाज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए इस महीने आटा मिलों जैसे थोक खरीदारों को 2 से 2.5 मीट्रिक टन गेहूं की खुले बाजार में बिक्री करने का फैसला किया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस बता रही है कि इस बिक्री के लिए वित्त मंत्रालय से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद देखी जा सकती है। वहीं सरकार चावल के कुछ निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार भी कर रही है क्योंकि घरेलू कीमत स्थिर है। जानकारी के मुताबिक भारत ने सितंबर में सफेद और भूरे चावल के शिपमेंट पर 20% शुल्क लगाया और विदेशों में टूटे चावल की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए नया प्लान बनाया है। ट्रेन से रूट पर पड़ने वाले गांव के लोगों को जागरूक करने की तैयारी है। रेलवे उन गांव में लोगों को जागरूक करेगी जहां पर पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी है। इसके लिए मंडल स्तर पर जागरूक करने के लिए रेलवे कर्मचारियों की टीम बनेगी। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में दक्षिण भारत में एक और वंदे भारत विजयवाड़ा से हैदराबाद शुरू होने जा रहा है। अगस्त तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रैक पर होगी। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को सुरक्षित सफर कराने के लिए रेलवे कटिबद्ध है। पिछले दिनों हुई पत्थरबाजी की घटना को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने गांव के लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। इससे खासकर युवाओं और बच्चों को जागरूक किया जाएगा क्योंकि ये शरारत में इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। उन्हें समझाया जाएगा कि इस तरह की घटनाओं से राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान होता है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार इस तरह का अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर दिवंगत पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगेगी। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी हुआ है और प्रतिमा लगाने को लेकर डीपीआर मांगी गई है। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से डीसी शिमला को पत्राचार किया गया है। वहीं सरकार के आदेश के अनुसार प्रतिमा लगाने को लेकर होने वाले खर्च पर डीसी शिमला से एस्टीमेट मांगा गया है। मूर्ति निर्माण का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। रिज मैदान पर इससे पहले कुछ अन्य शख्सियों की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। इनमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी, देश के महिला प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, हिमाचल के पहले सीएम डॉक्टर जसवंत सिंह परमार के अलावा रिज से साथ पार्क में लेफ्टिनेंट दौलत सिंह की प्रतिमा भी लगी हुई है। अब वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी रिज में स्थापित होगी। बता दें कि 8 जुलाई 2021 को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में वीरभद्र सिंह का निधन हुआ था। वो हिमाचल के 6 बार के सीएम में रह चुके हैं। दरअसल 25 दिसंबर 2020 में शिमला के रिज मैदान पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अटल जी की प्रतिमा पर 1 करोड़ से अधिक का खर्च आया था। अटल जी की प्रतिमा की ऊंचाई करीब 18 फुट है। वहीं इसके बाद यहां पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने की भी मांग उठी थी। कांग्रेस नेताओं ने मांग की थी कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी रिज मैदान पर लगे क्योंकि वो आधुनिक हिमाचल के निर्माता है। रिज के साथ ही इंदिरा गांधी की 9 फीट की प्रतिमा भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार चर्चाओं में रहती है, कभी अपने कार्यवाही को लेकर तो कभी अपने अनोखे कामों को लेकर। एक बार फिर से आगरा की पुलिस चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आगरा पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस कमिश्नर के पास एक बूढ़ी मां अपने बेटे की शिकायत लेकर पहुंची थी। बूढ़ी मां ने पुलिस कमिश्नर से कहा था कि सर्दी के मौसम में उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है।
कमिश्नर के द्वारा तत्काल थाना प्रभारी को उस बूढ़ी मां के साथ घर भेजा गया और घर का ताला खुलवाकर पुलिस ने मां को एक बार फिर से उसे घर में जगह दिलवाई। दरअसल ये पूरा मामला थाना नाई की मंडी क्षेत्र का था। थाना नाई की मंडी की हैरान रहने वाले 88 वर्षीय एक बूढ़ी महिला पुलिस कमिश्नर के सामने शिकायत पत्र लेकर पेश हुई थी। बूढ़ी महिला को उसके बेटे ने सर्दी के मौसम में घर से निकाल दिया था और घर में ताला लगा दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बेटे की शर्मनाक हरकत को लेकर उसे हिदायत भी दी। उसके बाद मां ने बेटे पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। पुलिस कमिश्नर के पास एक महिला पेश हुई। उसने 20 साल पहले अपनी बहन के देवर पर आरोप लगाया था। पीड़िता महिला का आरोप है कि उसकी बहन के देवर ने उस पर वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तेजाब फेंक दिया था। परिवारजनों के दबाव के चलते पीड़िता ने उस समय मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था, लेकिन आरोपी द्वारा पीड़िता को लगातार धमकी दी जा रही थी, इसलिए अब मुकदमा दर्ज करवाना चाहती है वो। पीलाखार की रहने वाली एक महिला की शादी अलीगढ़ में हुई थी। बस 2002 में महिला अपनी एक बहन के यहाँ अलीगढ़ गई हुई थी। वहां उसके देवर ने 7 दिसंबर 2002 को एसिड फेंक दिया था, जिसके बाद महिला पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन परिवारजनों के दबाव में महिला मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाई। इस दरमियान के आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और वो उससे आए दिन धमकी देता रहा। पीड़िता महिला शनिवार को पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के सामने पेश हुई। अपने ऊपर हुई एसिड अटैक की उसने मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। उसने बताया कि 20 साल पहले उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पर चोर एटीएम बूथ में घुसकर कैश बॉक्स उड़ा ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और फिलहाल लुटेरों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि मशीन में 20 लाख रुपए कैश था। जानकारी के अनुसार थाना कप्तानगंज बाजार में एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटा गया है। घंटों गैस कटर से कैश बॉक्स काट कर चोर चले गए। चारों ने घंटों तक गैस कटर से एटीएम को काटा, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पुलिस रात भर सोती रही। सूत्रों के अनुसार एटीएम में बीती शाम को लगभग 20 लाख रुपए डाले गए थे। ऐसे में कितने पैसे लोगों ने निकाले और चोरी के समय एटीएम में कितना कैश था, ये बैंक की डिटेल के बाद ही पता चल पाएगा। एटीएम के लूट को लेकर बैंक की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हफ्तों से एटीएम का सीसीटीवी कैमरा खराब पड़ा हुआ था। चोरी के समय अलार्म भी नहीं बजा। एटीएम के पास एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन चोरों ने उसके लेंस पर ब्लैक स्प्रे मार दिया। पुलिस को मिले सीसीटीवी में 2 लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में ठंड का कहर जारी है। शीतलहर और कोहरे ने पूरी राम नगरी को अपने आगोश में ले लिया है। लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबक के रहना पसंद कर रहे हैं और मजबूर भी हो रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे बर्फबारी के कारण ठंड और गलन दोनों बढ़ गए हैं। शीतलहर की वजह से श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले रामनगरी में शांति नजर आ रही है। वहीं गलन और शीतलहर से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं, तो नगर निगम के इंतजाम भी नाकाफी है। रामनगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आमद रहती है। इसके साथ ही रामनगरी के संवेदनशीलता को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं, लेकिन शीतलहर के कारण लोग ठंड से बचने के उपाय खोजते नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की गाइडलाइन है कि हर जनपद में नगर निगम अलाव की व्यवस्था करेगी, लेकिन रामनगरी में मठ मंदिरों
के सामने नगर निगम ने अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की है। हालांकि जब इस पूरे मामले पर नगर निगम के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तब वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। स्थानीय लोगों की कहना है कि हनुमानगढ़ी पर हर दिन श्रद्धालु आते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ठंड से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं है। प्रशासन को चाहिए यहाँ पर अलाव की व्यवस्था करे। हनुमानगढ़ी पर भीड़ अधिक होती है, बावजूद इसके नगर निगम अभी तक लकड़ी नहीं गिरवा पाया है और न ही प्रशासन की तरफ से ठंड से निपटने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। लोग अपने घरों से बोरा गत्ता लेकर आ रहे हैं और उन्हें जलाकर ठंड से निजात पा रहे हैं। प्रशासन अभी भी कुछ भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है। सर्दी से बचने के लिए राजस्थान के चूरू में एक परिवार रात को अंगीठी जलाकर सोया था, लेकिन रात भर जली अंगीठी से फैले धुएं के कारण दम घुटने से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सुबह जब परिवार के सदस्य उठे नहीं तो उन्हें संभाला गया। हकीकत सामने आते ही परिवार के अन्य सदस्यों के होश पख्ता हो गए और वहां कोहरम समझ गया। मामला चूरू के रतनगढ़ थाना इलाके से जुड़ा हुआ है। रतनगढ़ थाना प्रभारी सुभाष बिजारिया ने बताया कि दिल को दहला देने वाली यह घटना गैरिसर गांव में रविवार रात को हुई। यहाँ सर्दी से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्य काल के गर्भ में समा गए। मृतकों में 3 साल की एक मासूम भी शामिल थी। सर्दी अधिक होने के कारण महिलाओं ने कमरे में अंगीठी जला ली। इसके कारण कमरे में सो रहे परिजनों का रात को ही दम घुट के उनकी मौत हो गई। एक और जहां उत्तराखंड के जोशीमठ में घर दरक कर लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी और यूपी के शाहजहांपुर का हनुमान मंदिर धीरे धीरे खिसक रहा है और इसके लिए जहां के इंजीनियर 500 जैकों के जरिए मंदिर खिसकाया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार इंजीनियरों ने की नई तकनीक के 16 फीट मंदिर को पीछे शिफ्ट कर चुके हैं। 1.5 महीने के अंदर ये पूरा मंदिर शिफ्ट कर पूरे हाईवे को रास्ता खोल दिया जाएगा। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना यह हनुमान मंदिर प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ लोगों की भावनाओं को देखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में शिफ्ट करने की कवायद शुरू करवाई है, जिसके चलते स्थानीय लोग योगी को धन्यवाद दे रहे हैं। शाहजहांपुर का आस्था का केंद्र बना हुआ ये हनुमान मंदिर पिछले 3 दशकों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। हाईवे बनने के बाद ये मंदिर हाईवे मार्ग चौड़ीकरण के जद में आ रहा था, जिसके चलते प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ श्रद्धालुओं, पुजारियों और स्थानीय लोगों की सहमति के बाद पहली बार इंजीनियरों के जरिए शिफ्ट करने का कवायद शुरू की है। अब तक इतना ही। धन्यवाद।